Hello friends, welcome to my channel. Today let's discuss about overview of tax law in India. यानी कि इंडियन टैक्स लॉ के अंदर क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे. So basically in tax law, income tax law, the components are income tax act, income tax rules, legal decisions of courts, that is case laws, annual finance act, circulars and notifications. इनकम टैक्स एक्ट मतलब क्या होता है? इसमें आके इनकम टैक्स के बारे में लिखा होता है, कैसे लेवी करना होता है. इनकम टैक्स रूल्स, एक्ट को चलाने के लिए रूल्स चाहिए होता है. सर्कुलर्स, टाइम टू टाइम क्लैरिफिकेशंस के लिए सर्कुलर्स रिलीज़ होना पड़ता है. नोटिफिकेशंस यानी कि रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर कोई भी इफेक्टिव में आना है तो नोटिफिकेशंस लाते हैं. सो इनकम टैक्स एक्ट गवर्न्स द levy of income tax in India. Income tax rules 1962 formulated for proper administration of the act. Circulars issued by the CBDT to clarify the meaning and scope of certain provisions of Act. Notifications issued to give effect to the provisions of the Act and make and amend the review of tax law in India. So components are Income Tax Act, Annual Finance Act, Income Tax Rules, Circulars, Notifications, Legal Decisions of Courts, that is case laws. So everything we will study point by point. So Income Tax Act. Income Tax Act basically came into the force on 1/4/1962 यानी कि 1 अप्रैल 1962 में इनकम टैक्स एक्ट आया था. And contains 1 to 298 sections and 14 schedules. It's a Roman number, yes. So it's contained 298 sections and 14 schedules होते हैं. So undergoes a lot of changes every year with additions and deletions brought out by the Annual Finance Act. Annual Finance Act every year आता है, उसमें बहुत सारे additions होते हैं, deletions होते हैं, बहुत सारे changes every year होते हैं. So what do you mean by this Annual Finance Act? Annual Finance Act कैसे आता है? So let's discuss. फिनेंस एक्ट. एनुअल फिनेंस एक्ट बनता कैसे है? पहले जो फिनेंस बिल होता है वो फिनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है, इंट्रोड्यूस करती है, और उसके जो भी रिकमेंडेशन सजेशंस होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं, और जो भी चेंजेस होते हैं वो फिनेंस बिल में बनाया जाता है. फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल आता है, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल आता है, फिर फाइनली फिनेंस एक्ट बन जाता है. सो फिनेंस बिल इज प्रेजेंटेड बाय द फिनेंस मिनिस्टर एंड वॉट एवर द रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस इन द लोकसभा एंड राज्यसभा विल बी कंसिडर्ड एंड चेंजेस विल बी मेड टू द फिनेंस बिल and it will go for the parliament for approval. Finally it gets the sign from the president and then it becomes a finance act. Finally ये finance act जो होता है 1 फरवरी 2020 जो तत्कालीन वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करती है, राइट. ये जो फाइनली जो फिनेंस एक्ट है, एक्ट बन जाता है एंड लाइमलाइट में आ जाता है पब्लिक के सामने. सो इस फिनेंस एक्ट में होता क्या है एक्चुअली? फिनेंस एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल टू द फिनेंस एक्ट में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं. 4 पार्ट्स इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फिनेंस एक्ट. फर्स्ट पार्ट में इट स्पेसिफाइज द रेट्स ऑफ टैक्सेस फॉर द करंट ईयर. मतलब करंट ईयर के जो टैक्सेस होते हैं उसके रेट स्पेसिफाई किए जाते हैं. और पार्ट 2 में आके कितना टैक्स डिडक्टेबल होना चाहिए वो लिखा होता है. पार्ट 3 में रेट्स आके कितना चार्जेबल होना चाहिए सैलरीज में, कॉम्पिटिशन ऑफ एडवांस टैक्स में, वो सब. और पार्ट 4 में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर क्या क्या रूल स्पेसिफाई किया हुआ है. सो पार्ट 1 विल स्पेसिफाइज रेट ऑफ टैक्सेस फॉर द करंट असेसमेंट ईयर. पार्ट 2 स्पेसिफाइज रेट एट विच द टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स फॉर द करंट financial ईयर. पार्ट 3 स्पेसिफाइज rate which is chargeable under the head salaries, computation of taxes, advance taxes. Part 4 will specifies about the rules for computing the net agricultural income. So the second component is the income tax rules 1962. अभी क्वेश्चन ये आता है कि इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने के बाद इनकम टैक्स रूल्स क्यों पढ़ना? वाई? एक्ट को चलाने के लिए रूल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है. एक्ट में प्रोसीजर लिखा होता है, रूल्स में करना कैसे ये लिखा होता है. सो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स शुड बी स्टडीड टुगेदर फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT विल मेक्स द रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. कलेक्टिवली इसको इनकम टैक्स रूल्स 1962 बोला जाता है. सो CBDT ये रूल्स क्यों बनाती है? बिकॉज फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1962. देन द थर्ड कॉम्पोनेंट इज सर्कुलर्स. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सर्कुलर्स इशू करती है. क्यों इशू करती है? ताकि प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में जो भी क्लैरिफिकेशंस लाना होता है, प्रॉब्लम्स को डील करना होता है, तो उसके लिए सर्कुलर्स इशू करती है. सर्कुलर्स बेसिकली आके गाइडेंस फॉर्म होता है टू द ऑफिसर एंड द असेसी.
और ये जो भी सर्कुलर्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है, एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, यानी कि डिपार्टमेंट्स को आके कंपलसरी मस्ट एंड शुड फॉलो करना होता है, और एसएससी के लिए कोई कंपल्शन नहीं होता है, वो अपने एडवांटेज ले सकता है कोई भी बेनिफिशियल सर्कुलर्स रिलीज होता है तो. सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इश्यूज द सर्कुलर्स to deal with the problems, clarify the doubts which is relating to the scope and meaning of the provisions of the act, and it will provide guidance to the officer and SSC, and it will be binding on the departments but not on the SSC. So the next component is notifications. So notifications will be issued by the central government to give effect to the provisions of the act. मतलब notifications effective में रहने के लिए central government कुछ चीज़ें रिलीज़ करती है, उसको बोलते हैं नोटिफिकेशंस. फॉर एग्जांपल पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे आप हैं इन्वेस्टर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटर्न में इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर टैक्सेबल होता है. सो जब क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देती है दैट इट इज़ एग्जेम्प्टेड. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ वन ऑफ द नोटिफिकेशंस विच इज़ रिलीज्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. ये बेसिकली 8 जून 2006 को रिलीज़ हुआ था. सो इसमें ये लिखा हुआ है कि TDS का जो रेट है, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, वो हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, उसकी डेट जो है 31 जुलाई के से एक्सटेंड हो चुकी है. सो इसकी जो ड्यू डेट एक्सटेंशन हुई है उसके ऊपर नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, एंड दैट कॉपी नीड्स टू बी सेंड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन्स. दिस इज़ द नोटिफिकेशन दैट हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि यहाँ पे CBDT भी आके notifications issue कर सकती है and make and amend the rules. CBDT can also make and amend the rules by issue of notifications. For example, CBDT क्या करती है, rules and guidelines prescribe करती है for the notification of skill development project. Skill development project जो होता है सेक्शन 35 CCD प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिया गया है. जब भी कंपनी आके स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको आके 100% डिडक्शन मिल जाता है. उसके ऊपर कोई भी गाइडलाइंस आती है कंपनी आके CBDT के गाइडलाइंस को रेफ़र करना होता है. सो दैट्स वाई CBDT इवन हैज़ द पावर टू मेक एंड अमेंड द रूल्स बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशंस. देन फाइनली फिफ्थ component is case laws. Let's understand the example before moving to the case laws. For example, there is a dispute between the SSC and the department. The SSC can be you or me or any person. डिपार्टमेंट मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड वॉट एवर द कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट जो होता है एसएससी एंड डिपार्टमेंट के बीच में, वो आके पार्लियामेंट के पास जाती है. पार्लियामेंट हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए जुडिशरी सिस्टम अपॉइंट किया. जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होती है. सो बेसिकली जुडिशरी क्या करती है, वो डिसीजंस देती है ऑन वेरियस इशूज़, फाइनली वो लॉ बन जाता है और बुक्स में आ जाता है. So finally, if there is any dispute between the SSC and the department, it will go to the judiciary, and judiciary will hear and give the decisions on various issues, and that becomes law. What do you mean by this judiciary? Judiciary means it is having two courts, that is Supreme Court and High Court. Supreme Court will be a law of the land, and High Court will be like in respective states में अपना अपना High Court होता है, और decisions basically आके it will apply in the respective states in which such courts have jurisdiction. For example, there is a law होता है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ होता है, स्टैचूट है. मध्य प्रदेश अबॉलिशन प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 1950, ये भी एक लॉ है. केसेस मतलब क्या होता है, आनंदा बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, छोटा भाई जेठा भाई पटेल एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये सारी चीज़ें क्या होती है, केस होती है और ये लॉ होती है. सो फाइनली इट बिकम द केस लॉ. सो वी विल स्टडी अबाउट द ओवरव्यू ऑफ केस लॉ. वो ओवरव्यू में क्या होता है, बेसिकली जो भी जुडिशियल डिसीजंस होते हैं ये आके जजेस क्रिएट करती है. जजेस अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, अपनी लॉ की इंटरप्रिटेशन करके जो भी डिसीजंस देती है, इट फाइनली बिकम द जजमेंट, एंड फाइनली इट विल बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज केस लॉ. सो जुडिशियल डिसीजंस और judgments or writings given the decisions of a case created by the judges, interpretations of a law, and finally the judgments will be collectively called as case law. So finally you have understood about 5 components of tax laws in India. So that's it for today. So please like and share, and don't forget to subscribe. Till then, thank you.